नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनओसी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो डीआरडीओ सितंबर 10 में 2022-23 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने फार्म गिरा था। और साथ ही साथ हम उसके आधार पर बात करेंगे कि सितंबर 11 में अभी तक कितना फार्म फिल हुआ है और टोटल कितने फार्म फिल होने की संभावना है। ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे जो एक तरह से पिछला रिकॉर्ड के आधार पर, और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टार्टिंग में हमने रजिस्टर किया था, अभी जो रजिस्टर हुआ उसके आधार पर हम बात करेंगे कि अभी तक टोटल कितना फार्म फिल हुआ है और कितना टोटल फार्म फिल होने की संभावना है, कितना एक तरह से कंपटीशन रहेगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों एनओसी के बारे में बात करेंगे। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो कोई भी एक तरह से जो एम्प्लॉय हैं जो पहले से वर्किंग है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान ली कि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और वर्किंग रहते हुए आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराना होता है। उसी सब सर्टिफिकेट को हम कहते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी कहते हैं, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम वर्क करते रहते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि इसमें कई तरह के कंडीशन हो सकते हैं, सारे कंडीशन को हम बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारा एनओसी है, ये अभी चूँकि हम डीआरडीओ में एसटीवी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं और अभी हमने 2024 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे जेई की, उसमें हमने फॉर्म फिल जो कर रहे थे तो उस टाइम हमने डीआरडीओ से एनओसी मांगा। तो उन्होंने ये हमारा एनओसी दिया था, उसका देख लेते हैं फॉर्मेट है, उसके बारे में कंप्लीट रूप से हम बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डीआरडीओ का है और ये पूरा उसका एड्रेस दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस इज टू सर्टिस्फाइड दैट श्री ललन कुमार एस टी वी ग्रुप नॉन गेस्टेड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द, यहाँ पर लैब का नाम है डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इफेक्टेड फ्रॉम द, जो हम ज्वाइनिंग का जो डेट है ना यहाँ पर मेंशन रहता है, हमने मार्च 2023 में ज्वाइन किया था। इसमें सारा डिटेल्स दिया है। दिस एस्टेब्लिशमेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम फॉर हिम टू अपियर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द अंदर मेंशन पोस्ट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024, जो 30/7/2024 को वैकेंसी आई थी। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, 03/2024 था। तो ये पूरा एक तरह से मेंशन है। जो तो एनओसी में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन रहता है, आपका पोस्ट मेंशन रहता है, साथ ही साथ आपने कब ज्वाइनिंग किया है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो मेंशन होता है। तो एनओसी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ज़रूर मेंशन होना चाहिए, आपकी पोस्ट मेंशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि इसमें क्या मेंशन किए हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हो गया, तो इसमें जो लिखा हुआ है, जो कॉलम बनाकर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 है, नेम ऑफ द पोस्ट जो हम अप्लाई किए हैं, जूनियर इंजीनियर अप्लाई किया था और जो पे लेवल क्या था 6 था। और डीआरडीओ एसटीबी में क्या है, पे लेवल 6 ही है। तो सेम लेवल के लिए एनओसी मिल जाती है डीआरडीओ में, लेकिन लो लेवल के लिए अगर मान लीजिए कि आप पे लेवल 6 पर जॉब कर रहे हैं, आप पे लेवल 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। या तो इक्वल इक्वल या ग्रेटर, या अगर पे लेवल 7 पे हो 8 पे हो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ईजिली आपको एनओसी मिल जाती है। कहीं कहीं पे लेवल बराबर पर भी एनओसी नहीं देता है, लेकिन डीआरडीओ में मिल जाती है, बहुत जगह मिल जाती है सेम लेवल पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि और आगे क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि दिस सर्टिफिकेट इज इशूड टू श्री ललन कुमार एस टी बी इन रिस्पॉन्ड टू हिज एप्लीकेशन डेटेड 18/8/2025 टू सबमिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये चूँकि क्या है, एडमिन ऑफिसर का यहाँ पर साइन है और यहाँ पर क्या है, उनका मुहर है।
यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ अपना एड्रेस हो गया 2 श्री लंकुआर STB बेंगलुरु अपना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से NOC का फॉर्मेट है। जो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का लोगो DRDO को हो गया, एड्रेस हो गया और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स लिखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लिखा हुआ है, उसके बाद आपका पोस्ट, लैब और कब इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, ये सारी चीज़ को मेंशन किया है। तो ये क्या है, NOC का फॉर्मेट है। तो अगर आप मान लीजिए कि जॉब में रहते हुए फार्म को फिल कर रहे हैं तो आपको NOC लेना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर आप वर्किंग है, आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर फॉर्म में पूछता है कि आर यू वर्किंग, तो अगर यस लिखते हैं तो आपको NOC लेना ही पड़ेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म चेक होता है। तो फॉर्म चेक होता है तो वहाँ पर आपको जब देखेगा कि हाँ आप वर्किंग है, तो वहाँ पर आपको NOC पूछेगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आपको नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, आपको रिटर्न कर देगा। वो बोलेगा कि आप NOC लेकर आइए या रिलीविंग लेटर लेके आइए, मतलब रिजाइन करके आइए, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चाहे आप एग्ज़ाम CBT 2 क्रैक कर दे फिर भी। तो दोस्तों NOC काफ़ी एक तरह से बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है और या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है, और अगर आप वहाँ पर यस क्लिक कर देते हैं तो आपको NOC लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाना है। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग है और नो सेलेक्ट करते हैं, तो नो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी फैक्टर होता है, इसमें देखते हैं। ये अगर मान लीजिए कि नो सेलेक्ट कर लिए और आप वर्किंग है, ठीक है, तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को तो पता नहीं लगेगा स्टार्टिंग में DB में कि ठीक है आप वर्किंग नहीं है, तो वहाँ पर आपको NOC या कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लिया कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, वहाँ अगर NPS सिस्टम चलता है और जिस पोस्ट के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई किए हैं वहाँ भी NPS सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि NPS सिस्टम जो होती है ना, एक ही बार बनती है। तो अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहाँ NPS सिस्टम है, तो आप कोई एक तरह से यहाँ छिपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि NPS सिस्टम जो होती है ना, आपको जब ऐड कराएगा तो वहाँ पर जब न्यू क्रिएट करने जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि NPS जो ये वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखेगा। तो NPS एक ही बार बनती है, और अगर जो गवर्नमेंट में वर्किंग है वहाँ NPS सिस्टम है तो उनको बताना पड़ेगा। अगर उसमें भी वो नहीं बताना चाहते हैं तो वहाँ पर नो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब वो ज्वाइनिंग करने जाएँ तो रिलीविंग लेटर लेके जाएँ। वहाँ पर जब थोड़ा इशू होगी, इशू कर सकता है, वहाँ पर दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दिखा कर अपना किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई वर्किंग है जहाँ पर NPS सिस्टम नहीं है, NPS सिस्टम ना होकर PF सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, जो न्यू पेंशन स्कीम के बदले में प्रोविडेंट फंड हो गया या कोई और फंड हो गया, NPS नहीं है, तो वहाँ पर आप न भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। वहाँ पर जाएंगे तो आपको NPS सिस्टम है, तो NPS सिस्टम के लिए आपको नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो अगर आपको पहले से PF है तो NPS में कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पर आपको वर्किंग रहते हुए भी नो करके आसानी से आप निपट सकते हैं बिना NOC के। तो ये दोस्तों हमारा था NOC का। तो NOC कंडीशन ये है कि अगर आपको अगर सेम लेवल है, और भी इसमें इसका हम फ़ायदा बताते हैं। तो इसका फ़ायदा और भी देखते हैं दोस्तों कि क्या NOC का फ़ायदा होने वाला है। पहला तो हो गया कि ठीक है, आप इजली बता दिए और NOC लेकर गए तो उसकी फ़ायदा हो गया। दूसरा वह है कि आपको वर्किंग है, नहीं बताएं, अगर PF चल रहा है, NPS सिस्टम वहाँ नहीं चल रहा है, या कहीं NPS चल रहा है, PF चल रहा है, तो वहाँ पर नहीं बताते हैं, चलता है जब डिफरेंट रहती है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि NOC हो गया, वहाँ पर आपको मान लीजिए कि बता कर जाते हैं NOC को कि हाँ यहाँ पर वर्किंग हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर NOC के लेकर जाते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा केस है, तो हम अभी यहाँ पर पे लेवल 6 पर DRDO में है, तो यहाँ पर मेरा अभी 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, अभी तीसरा 25 से 26 में जनवरी में लगेगा। तो जब NOC थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं तो आपको एक तरह से जो इंक्रीमेंट काउंट हो जाती है, लीव जो होती है, जो सर्विस बुक में
ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अभी हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमने ज्वाइन किया था तो 35,400 था, लेकिन अभी क्या है 37,600 हो गया। जनवरी में 38,000 समथिंग हो जाएगा। तो अभी जो हम रेलवे जेई में जाएंगे तो हमारा जो बेसिक 35,400 से नहीं है स्टार्ट होकर, हमारा 38,000 जो भी है समथिंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने थ्रू प्रॉपर चैनल किया है। वहाँ पर हमारा सर्विस से एक तरह से काउंट होगी। एक्सपीरियंस के लिए काउंट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो बेसिक पे है वो सेम रहेगा। जहाँ से हम इंड किए थे वहाँ से स्टार्ट होगा। लीव वगैरह हमारा जो भी बचा हुआ है वो सारे सर्विस बुक में काउंट होगी और सर्विस बुक ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट होती है अगर एनओसी लेकर जाते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। साथ ही साथ एनपीएस में जो हमारा पैसा अभी डिपॉजिट हो रहा है वो पैसा वो भी रहेगा और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस अकाउंट एक ही बार बनती है। तो दोस्तों ये था हमारा एनओसी के बारे में। एनओसी अगर कोई भी वर्किंग है तो एक तरह से पूरी अच्छी तरह से जान लें कि हमें यस करना है, नो करना है। अगर नो करना है तो ये ध्यान देना है कि दोनों जगह सेम फंड नहीं होना चाहिए, पीएफ नहीं होना चाहिए, एनपीएस नहीं होना चाहिए। अगर सेम है तो वहाँ पर भी आपको हमने बताया कि सेम भी होने पर आप नो करके कर सकते हैं। लास्ट में आप रिलीविंग लेटर देकर इसी तरह माइनस कर सकते हैं। ये सारा तरीका है। और जो बाकी जो फ्रेशर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनओसी के लेना ही नहीं है, क्योंकि वर्किंग है ही नहीं। आराम से आप नो भरेंगे और डीबी कराएंगे, नो टेंशन। अब दोस्तों हम देखेंगे कि सितंबर जो 10 आया था उसमें कितना वैकेंसी जो आया था उसमें कितना फॉर्म फिल हुआ था। तो पिछला डाटा एक तरह से एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड आया था और भी जो कुछ एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि 2022-23 में जो वैकेंसी आई थी सितंबर 10, उसमें अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख से 5.5 लाख फार्म फिल हुए थे। जिसमें देखते हैं कि एसटीबी और टेक्नीशियन इंक्लूड था। और पोस्ट वाइज एक तरह से अप्लीकेंट की बात करते हैं तो एसटीबी के लिए 2.5 लाख से 3 लाख फार्म गिरे थे। उस समय वैकेंसी भी ज़्यादा थी, लगभग एसटीबी के लिए थी जो लगभग 1,000 से ऊपर वैकेंसी थी। और तो इसीलिए फार्म भी उस टाइम ज़्यादा गिरा था। वही टेक्नीशियन की बात करते हैं, पिछला बार तो 2 लाख से 2.5 लाख थी। तो कुल मिला के एक तरह से वैकेंसी फार्म जो गिरा था 4.5 लाख से 5.5 लाख फार्म सितंबर 10 में फिल हुआ था। वही बात करते हैं यहाँ की सितंबर 11 में कितना फार्म अभी तक फिल हुआ है और कितना फार्म फिल होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सितंबर 25 क्या ईयर है, ये तो कॉमन रहेगा। अभी जो आज का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन है एक हमारा फ्रेंड है जो आज का रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन्होंने हमें भेजा। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन का देख सकते हैं एक तरह से कंपेरिजन यहाँ पर क्या है, 25 है, 00 है, 20 724 है, ठीक है। और यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2502152529 इतना रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये 25 क्या है, कॉमन है। जो नंबर जो वेरी हो रहा है यहाँ से वेरी हो रहा है। यहाँ देखते हैं 00 स्टार्टिंग में था, यहाँ 0 सिंगल 0 बच गया है, मतलब ये हमारा ये वाला चीज़ जो था बढ़ गया है। उस समय क्या था कि हमने 2-3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन किया था तो कुछ कुछ फार्म एक तरह से फिल हुए थे। और साथ ही साथ अभी जो फार्म टोटल कितना फिल हो गए हैं तो इस 0 को तक हम अभी कॉमन छोड़ देते हैं। तो हमारा जो बच गया है, तो क्या बच गया, तो बच गया 2-1-5-2-9-1 इतना बच गया। तो लगभग हमारा जो यहाँ पर जो फार्म फिल हो गया है। तो दोस्तों एक देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो लगभग क्या था, ये 20,724 के आसपास था। लेकिन यही अभी अभी हम देखते हैं तो अभी कितना हो गया है, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 2 करते हैं तो लगभग 2,15,000 के आसपास गिरा है। फार्म एक तरह से फिल हो चुका है। तो अभी क्या, अभी भी 2 दिन बचे हैं। लास्ट में क्या है ना कि काफ़ी एक तरह से फार्म भराते हैं। तो इस बार जो वैकेंसी है थोड़ा कम भी है और इसीलिए लोग थोड़ा अप्लाई भी हो सकता है कम करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिछला बार लगभग 4.5 लाख फार्म गिरा था, 4.5 लाख से एक तरह से 5.5 लाख, तो इस बार भी एक तरह से उतना ही फार्म गिरने वाला है। अभी सोच लीजिए कि 2.25 लाख फार्म गिर चुका है, 2,15,000 अभी फार्म गिर चुका है। तो 2,15,000 तो अप्रोक्सीमेट एक तरह से कितना जाने वाला है। तो इस बार जो जाने वाला एक तरह से देखेंगे जो टोटल अभी क्या है, 2,15,000 फार्म अबाउटली इतना आ चुका है। तो ये लगभग 4 लाख तो आराम से चला जाएगा। 4 लाख से 5 लाख अभी क्या है कि ये अभी ये जो बचा हुआ है 2 से 3 दिन, इसमें मैक्सिमम एक तरह से कह सकते हैं 4 से 5 लाख फार्म एक तरह से फिल हो सकता है। तो इस बार थोड़ा क्या है कि फार्म कम गिरने का रीज़न ये है कि वैकेंसी थोड़ा कम आई है।
बहुत सारा पोस्ट का भी वैकेंसी भी नहीं दिया, जैसे बॉटनी वाले को नहीं दिया है, बीएससी वालों को इस बार नहीं दिया है। तो इस बार वैकेंसी चूँकि कम है, कम लिमिट पोस्ट भी कर दिया, तो लिमिट पोस्ट करने के कारण और वैकेंसी कम होने के कारण इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कम ही गिरेंगे। तो पिछला बार 4.5 से 5.5 था, इसमें जो मैक्सिमम एक तरह से कह सकते हैं 5 कर सकते हैं और मिनिमम 4 कर सकते हैं। तो मिनिमम एक तरह से गिरने वाला है फार्म, जो 4 लाख होने वाला है, 4 लाख के आसपास इस बार फार्म फिल होगा। और जो एसटीबी की पोस्ट के लिए बात करते हैं, तो एसटीबी पोस्ट के लिए कितना फिल होगा, तो ये एक तरह से 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास फिल होने वाला है। तो एसटीबी पोस्ट के लिए लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक जाने वाला है। बाकी जो बच गया हमारा टेक्नीशियन के लिए, तो सेम यही हमारा एक तरह से 1.5 लाख से 2 लाख के भी जाने वाला है। तो कुल एक तरह से कह सकते हैं कि 4 लाख से 5 लाख के रेंज में फार्म इस बार गिरेगी। पिछले टाइम के अपेक्षा कम फॉर्म फिल होगा, ये बात सही है, क्योंकि वैकेंसी कम आई है। साथ ही साथ बहुत सारा जो पोस्ट होता है उसको एलिमिनेट कर दिया है। बीएससी वाले को कंप्यूटर साइंस में जो भरने की अनुमति नहीं दी गई है, बॉटनी वालों को वैकेंसी नहीं दिया है। तो इसकी वजह से क्या है कि वैकेंसी कम होने की वजह से फार्म इस बार कम गिरा है, लेकिन कंपटीशन तो क्या है कि सेम रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी पिछला बार ज़्यादा था तो फार्म ज़्यादा गिरे थे। इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है तो फार्म कम गिरे थे, लेकिन कंपटीशन लगभग सेम रहने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी को बेहतरीन रखिए और अच्छे से CBT 1 की तैयारी कीजिए, क्योंकि CBT 1 ही एक तरह से ज़्यादा हार्ड होता है। साथ ही साथ CBT 2 के भी जो बीच बीच में अपना 2-2 घंटा प्रिपरेशन और रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।